हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे और वो टॉपिक था लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा टॉपिक था? लाइन स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग चैप्टर के डिप बाय डिप टॉपिक में जाते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 50% से ज्यादा हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है और मे बी 50% भी नहीं, पर तकरीबन 70 to 80% जितना कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग ज्यादा नहीं, पर तकरीबन 5 से 6 लेक्चर के अंदर, मैं सिर्फ 5 से 6 लेक्चर का टाइम मुझे चाहिए और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एक नई थियरी पढ़ाने वाला हूं, दैट इज डी ब्रो, जिसको बहुत सारे टीचर्स डी ब्रोगली बोलते हैं। ये मोगली नहीं है, उस पे से ब्रोगली नहीं बन रहा है, ये डी ब्रो बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है डी ब्रो। ये चीज याद रखना, ओके। यस, अब देखो, बेसिकली ये डी ब्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था बच्चों। क्या दिया था? हाइपोथेसिस, यानी कि इसका कोई प्रैक्टिकल, मतलब कि उनके पास बेसिस नहीं था, पर उनका ये मानना था, उनका ये कहना था। ठीक है, बेसिकली ये डी ब्रो थे कौन? तो ये नील बोर के स्टूडेंट थे। अब ये जोरदार बात है, स्टूडेंट ऑफ नील बोर, ये उनकी हिस्ट्री हुई। ठीक है, ये नील बोर के स्टूडेंट है। ठीक है, डी ब्रो, ओके। अब जरा यहां पर ध्यान देना, उनका ये मानना था। देखो, पहली बात तो ये है कि हमने आगे ही पढ़ा कि भाई लाइट जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो जो होता है उसका पार्टिकल नेचर होता है, ऐसा बोलने वाले साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक। कौन थे? मैक्स प्लांक थे। ठीक है, और बाकी के दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे, उनका ये बोलना था कि भाई लाइट का जो है वो वेव नेचर है। सिर्फ मैक्स प्लांक का ये बोलना था कि भाई लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है पार्टिकल नेचर। और बाकी उसी समय पर जितने भी और साइंटिस्ट थे, वो सबका एक ही बात कहना था कि लाइट जो होता है उसका वेव नेचर होता है। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी छोटा है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि छोटा है उसको हम लोग लेते हैं पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर है यानी कि उसका मास भी होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये हमने ऑलरेडी आगे लिखा था। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये कोई भी न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है तो उसका वेव, उसका स्पीड कितना रहता है? दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसका स्पीड होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का हो सकता है, यानी कि क्या इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का हो सकता है? क्वेश्चन ये बन रहा है, कैन इलेक्ट्रॉन बी वेव? क्या इलेक्ट्रॉन वेव हो सकता है? देखो, बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना तो था, और डी ब्रो का भी ये मानना था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेव नेचर भी होता है, यानी कि उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का, देखो यहां पर जरा ध्यान से देखना कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो है वो ड्यूल नेचर है, यानी कि उसका वेव नेचर भी है एंड उसका पार्टिकल नेचर भी है। ये उनका कहना था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर है, ऐसा डी ब्रो का कहना था। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एक पार्टिकल तो है, बट वो ऐसा पार्टिकल है कि जो वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ऐसा डी ब्रो का कहना था। जरा ध्यान देना, डी ब्रो ये सही प्रोनाउंसिएशन है, और वो एक नील बोर साइंटिस्ट के वो क्या थे? स्टूडेंट थे। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली ये बात तो प्रूफ भी हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वेव नेचर होता है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनका डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन किन का होगा? जो वेव्स होते हैं उन्हीं का डिफ्रैक्शन होगा। तो यहां पर क्या होता है कि डी ब्रो की ये बात प्रूव हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो रहते हैं ऑफ द वेव नेचर। अब देखो, वेव नेचर होगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हुआ तो फिर उसका वेवलेंथ भी तो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हुआ तो फिर उसका क्या होगा? वेवलेंथ भी होगा। तो उसके वेवलेंथ को मेजर कैसे करेंगे? तो उसके वेवलेंथ को लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, क्या होगा? h/mv।
अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे h क्या होता है, तो वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हमने आगे ही किया था। क्या रहता है ये? इट इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? एक प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ज़रा ध्यान देना बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि सबको दिखे, ये थोड़ा जूम आउट कर लूँ, क्लैरिटी आ जाए। और यहाँ पर m क्या है? तो m है हमारे पास मास, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास। फिर v क्या होगा? वेलोसिटी बनेगा। क्या बनेगा? वेलोसिटी। अब देखो बेसिकली ये फॉर्मूला आई कहाँ से है, तो देखना ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पर डी ब्रो का ये कहना था, बेसिकली ये फॉर्मूला इससे आई है भाई, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी है। और यहाँ पर पी क्या है? तो पी इज़ द मोमेंटम, और उसकी फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम वी होता है। क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा हुआ था कि डी ब्रो का ये बोलना था कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, डी ब्रो का ये कहना था कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। दुनिया में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उनका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होगा। ऑल मूविंग पार्टिकल्स, कोई भी हो, ऑल मूविंग पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ऑल मूविंग पार्टिकल्स, ओके, हैव ड्यूल नेचर। अब ये ड्यूल नेचर यानी कि जिसका वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि कौन से हुए? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ये बात डी ब्रो ने बता दी थी कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होगा। अब देखो बेसिकली वहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिकेट बॉल है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम फेंकते हैं, तो क्या हमें लगता है कि भाई वो वेव्स के फॉर्म में आगे जाता है? हमें तो क्या दिखता है कि वो यूं आगे गया। तो ऐसा क्यों नोटिस में आता है? तो हम लोग क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल्स को लेकर उनको कंपेयर करके समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। एक एग्जाम्पल हमारा ऐसा होगा जो साइज में बड़ा होगा, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा होगा जो साइज में, मास में बहुत कम होगा। लाइक वहां पर क्या किया हमने, एक क्रिकेट बॉल और हमने लिया है एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी ली हमने। जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमने क्या किया, एक कंपैरेटिव स्टडी लिया है। लाइक यहां पर अगर हम लोग क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, उसको हमने क्या लिया, एक पार्टिकल के तौर पे लिया हुआ है। यहां पर ये क्या है, एक पार्टिकल के तौर पे। इसका जो मास है वो कितना है, तो वो 100 ग्राम के बराबर है। कितना मास है इसका? 100 ग्राम के बराबर है। इसका वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड लिया। अब लैम्बडा की वैल्यू आपको पता है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। अब इनके सब की वैल्यू रख देंगे, एच यानी कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, डिवाइड बाय मास कितना होता है इसका? 100 ग्राम है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3.314 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, मीटर्स। ये वेवलेंथ मिला। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3.314। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हम लोग ये जो यूनिट है उसको एंगस्ट्रॉन्ग में लाते हैं, तो ये क्या आएगा? 10⁻24। इसको आप यू भी लिख सकते हो ना, 10⁻10, ठीक है। ये जो -34 है इसको हम स्प्लिट करेंगे तो 10⁻24 एंड 10⁻10 ये मिलेगा। पर 10⁻10 क्या होता है? एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो 3.314 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉन्ग ये आएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने आगे लिखा था कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और उसी का वेलोसिटी कितना रहता है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट? तो वो रहता है दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ जूल मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना, क्लिक करना, फॉर्मूला में वैल्यूज को रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34। मास कितना है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2.18 इंटू 10⁶ आएगा। ये पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? दैट इज 3.2 एंगस्ट्रॉन्ग मिलेगा। आप डायरेक्टली रख दोगे, आपको ये वैल्यू मिलेगा 3.2 एंगस्ट्रॉन्ग। अब ज़रा ध्यान से देखो,
कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको मिली है, मैं ज़रा कैमरा के सामने एक बार देख लूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ ओके। तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ को देखोगे तो ये वाली वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। और ये वाली वैल्यू है, ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इट कैनॉट बी मेजर्ड। अब आप समझे, इट कैनॉट बी मेजर्ड, यानी कि यहाँ से हमें ये बात क्लियर होती है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटा आएगा, और इसी रीज़न की वजह से हम उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे, ओके। और इसलिए हमें वो वेवलाइट दिखता नहीं है। बट अगर हम बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल की बात करते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं, तो उसका मास बहुत ही कम रहता है और वेवलेंथ हाई रहता है, यानी कि उसका जो वेवलेंथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड। कैसा रहता है? कैन बी मेजर्ड। और हैंस इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब क्योंकि उसका वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसका वेव नेचर भी है। पार्टिकल तो वो है ही, बट साथ में वो वेव नेचर भी है। हैंस इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। यहां पर ये चीज प्रूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर हमने जो ये कंपैरेटिव स्टडी लिया वो ऐसा प्रूव करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ वैल्यू है वो मेजरेबल मिला, एक प्रॉपर वैल्यू मिला। बट बड़े जो मास वाले ऑब्जेक्ट है उनका वेवलेंथ बहुत ही कम मिला, तो वो मेजरेबल नहीं होता, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि उनका वेव नेचर दिखता नहीं है। बेसिकली डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था वो हम देखते हैं, बट एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ इसका, कि एक डीब्रो नाम के साइंटिस्ट थे जो नील बोर के स्टूडेंट थे, ठीक है। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, तो ज़रा ध्यान से देखना आप लोग बच्चों। यस बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। तो अब देखो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन था कि भाई लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसमें एक साइंटिस्ट यानी कि मैक्स प्लांक का ये बोलना था कि उसका पार्टिकल नेचर होता है, एंड बाकी उनके टाइम पर जितने भी और साइंटिस्ट थे उनका बोलना था कि भाई उनका वेव नेचर होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये बात एक्सेप्टेड थी कि भाई इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, उसका मास भी होगा और उसकी स्पीड भी होगी, जो हमने लिखी है। अब वहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा था कि क्या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होगा। तो वहाँ पर डीब्रो ने ऐसी बात प्रूव की कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। ज़रा ध्यान से सुनना, डीब्रो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात प्रपोज की थी, हिपोथेसिस दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। अब वो कैसे प्रूव किया? उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, तो डिफ्रैक्शन तो वेव का ही होता है, तो फिर उसका वेव नेचर हुआ कि नहीं? यस। और वहाँ पर उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसपे से एम वी, पी इक्वल टू एम वी होता है। ये सारी इक्वेशन दी थी, और ये इक्वेशन में मास भी है, वेवलेंथ भी है। तो कोई भी पार्टिकल का अगर वेवलेंथ है, ठीक है, अगर वो वेव नेचर है तो उसका वेवलेंथ भी होगा, तो इस इक्वेशन में वो भी है। और अगर उसका मास भी है तो फिर यानी कि पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा, तो इस इक्वेशन में ये भी है। यानी कि ये वाले इक्वेशन में वेव भी इंक्लूडेड है, यानी कि वेवलेंथ भी इंक्लूडेड है एंड मास भी इंक्लूडेड है, जो ऐसा प्रूव करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर है, ठीक है। यस, तो वहाँ पर हमने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी की, जिससे ये प्रूव किया। अब वहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा था कि भाई इनका ये बोलना था डीब्रो का कि भाई दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो जब मूविंग में रहते हैं तो उनका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। तो हमने एक बात क्वेश्चन ये अराइज किया कि हम जब भी कोई बॉल को फेंकते हैं या कोई भी फेक चीज़ को फेंका, लाइक ये मार्कर को मैंने फेंका, तो फिर वो यूं जाता हो क्यों नहीं दिखता? तो इसलिए नहीं दिखता, जब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया इस इक्वेशन के मुताबिक, तो हमें ये जानने मिला कि भाई उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा आया, यानी कि मेजरेबल नहीं हुआ, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका वेवलेंथ मेजरेबल मिला, जो ऐसा प्रूव करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। क्लियर है? चलो तो एक बार शांति से इसको रीड कर लो आप लोग, फिर मैं आगे जाऊँगा इसी टॉपिक में, आगे मैं पढ़ाऊँगा। आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है,
डी ब्रो का ये जो टॉपिक है वो मुझे कंप्लीट करना है बच्चों, तो एक बार आप शांति से इसको रीड कर लो। 1 मिनट टाइम आई एम गिविंग यू। और साथ में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अभी मत लिखो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही आप लिखना, ओके। ओके, रीड कर लिया बच्चों? ओके, तो पूरा समझ में आ गया है ना? यस, दैट्स गुड। चलो, तो अब हम लोग आगे जाएंगे। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट्स बना देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, ओके। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यही टॉपिक्स के लिए अंदर, जो इसके टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये सब ज़रा ध्यान देना। अब जो डी ब्रोगली थे उनका हिपोथेसिस क्या था वो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। व्हाट वाज हिज हिपोथेसिस, ठीक है। तो उनका ये बोलना था कि भाई एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जितने भी माइक्रोस्कोपिक यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर से साइज से छोटे हो, ठीक है, पार्टिकल्स, इज अ वेव, वो क्या है, वो वेव है, ठीक है। हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय, हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय, कौन सी इक्वेशन है, तो अभी हमने आगे देखी थी, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेर पी की वैल्यू होती है एम वी, तो हमने ये रख दी यहाँ पर, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था, वो मैक्स प्लांक ने दिया था। हाँ, लोग ये समझते हैं कि भाई ये डी ब्रो ने दिया था, बट बेसिकली यही फॉर्मूला मैक्स प्लांक ने दिया था, ठीक है। दिस फॉर्मूला was given by मैक्स प्लांक। किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने ये फॉर्मूला दिया था, ओके, यस। चलिए, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। लाइक एक क्वेश्चन हमें दिया है, एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी के, फाइंड इट्स डी ब्रो वेवलेंथ, ये हमें फाइंड करना है, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है। अब ज़रा ध्यान से देखना, लैम्बडा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो ज़रा ध्यान देना, पी स्क्वायर अपॉन 2m जो रहता है वो काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें लैम्बडा फाइंड करना है, हम p को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, रूट लेंगे, p इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ज़रा ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब ये p की जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर रखूँगा तो क्या आएगा, तो आएगा लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, ये हमें मिल गया इसका वेवलेंथ, ये आ गया आंसर, खत्म। इक्वेशन नंबर 3 ये खत्म, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि देखो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, डी ब्रोक ने क्या हिपोथेसिस दिया था, तो एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज अ वेव, उनका ये बोलना था जितने भी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि जिसकी साइज माइक्रो 10⁻⁶ या उससे छोटी है, देयर ऑल वेवलेंथ, डी ब्रो वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड बाय लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, पी इज द मोमेंटम। मैं लिख देता हूँ इधर, P इज इक्वल टू आएगा मोमेंटम, एंड दैट इज इक्वल टू mv, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी,
एंड दिस फॉर्मूला वॉज गिवन बाय मैक्स प्लांक। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने ये फॉर्मूला दिया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है डी ब्रो वेवलेंथ, मतलब डी ब्रो जो इक्वेशन है, डी ब्रो थियरी, वो यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर हमें एक और कोई न्यूमेरिकल लेना है तो हम ले भी सकते हैं इसका, ठीक है। वी कैन टेक एनी न्यूमेरिकल ऑफ इट, आप कोई भी न्यूमेरिकल ले भी सकते हो। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे, जो न्यूमेरिकल एक बार नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल मैं करवा भी देता हूँ, ज़रा ध्यान देना आप लोग, ओके, बी अटेंटिव हियर। अब वो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या है, इतने पार्ट में अपना आ जाएगा, डोंट टेक टेंशन। इफ द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे सामने। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 44%। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 44% जितनी बढ़ रही है, इंक्रीज बाय 44%। फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज, आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज एन एंड इट्स डी ब्रोगली इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज एंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंड इट्स डी ब्रो वेवलेंथ, ठीक है। इतना हमें फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब हमने आगे ही देखा कि भाई क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट एच अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m के मिलेगा, ठीक है। अब समझ लो कि भाई इनिशियली कितना था, लैम्बडा आई इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना कितना था, ये 100% के बराबर था। फिर ये क्या हुआ, 44% जितना बढ़ा, यानी कि क्या आएगा फाइनल, लैम्बडा एफ इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के 144 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब जरा ध्यान से देखना चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा, कितना वेवलेंथ बदला, तो चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, तो आप लोग करोगे लैम्बडा एफ, मतलब कि मैं लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा एफ, इतने से इतना हुआ तो डिफरेंस मिलेगा लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा एफ। करते हैं चलो, एच अपॉन अंडर रूट 2m के, तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, तो बाहर आ जाएगा 10 माइनस एच अपॉन 12 अंडर रूट 2m, ये तो k है, ये भी k आएगा, इतना मिल गया। अब जितना कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो, चलो कितना कॉमन आएगा, तो इतना पार्ट जो है, सॉरी इतना पार्ट कॉमन आया, इतना पार्ट कॉमन आया, निकाल दिया हमने, क्या आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m के इंटू 1/10 माइनस 1/12, ठीक है। एलसीएम ले लो उसका, क्या आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m के इन द ब्रैकेट 12 माइनस 10 अपॉन कितना आएगा 120, ठीक है ना। 120 ले सकते हो आप, 6 भी ले सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, और यू कैन टेक दैट ऑल्सो, पर फाइनली तो सब सॉल्व हो ही जाएगा। क्या आएगा, आप ज़रा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर k की वैल्यू जो है ना, ठीक है, आपको k की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या लेनी है, ये k चला जाएगा इधर से, है ना। क्यों, क्योंकि k के बराबर 100% लिया हमने और यहाँ पर k के बराबर 144 लिया है, ठीक है, तो ये k चला जाएगा। क्या रहेगा, h अपॉन अंडर रूट 2m क्या आएगा, 2/120 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 2/120 यानी कि 60 आ जाएगा, है ना, यानी कि 1/60 आ गया, ये खत्म, इतना मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो चेंज इन वेवलेंथ, मतलब परसेंटेज में मेजर करना है कि भाई कितना परसेंट वेवलेंथ बदला है, तो ये हमें मिल गया, क्या लैम्बडा की वैल्यू मिली हमें ये, ठीक है। अब देखो चेंज कितना हुआ, कितना चेंज परसेंटेज में हुआ, तो चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, जो हमें नई वेवलेंथ मिली है डिवाइड बाई जो उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ थी, ठीक है, डिवाइड बाई ओरिजिनल वेवलेंथ। अगर परसेंटेज में मेजर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आपको कोई भी वैल्यू को परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इतनी बदल के इतनी हुई और ओरिजिनल इतनी थी, तो दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा, क्या मिला, h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू 1/60 डिवाइड बाई, ये ओरिजिनल है, h अपॉन अंडर रूट 2m, ठीक है, और ये आ जाएगा k के बराबर, ठीक है, कितना आएगा, k के बराबर। पर बेसिकली बच्चों ज़रा ध्यान से देखना,
वो कितना था, 100% के बराबर था, तो मैं इसको यहाँ पर 100 ले लूँगा, यानी कि इनिशियली ये 100 के बराबर था, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय ये मैं 100 लूँगा, क्लियर है। अब जितना कट हो रहा है वो कट हो जाएगा, कितना कट हो रहा है, क्या कट हो रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, तो आपका फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज 16.66% जितना वेवलेंथ में चेंज आया, ठीक है। 16.66% जितना चेंज आया, मैं वापस समझाऊंगा, ज़रा ध्यान से देखना। इनिशियली इतना था, फाइनली इतना हुआ, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, इतना डिफरेंस मिला हमें। अब परसेंटेज चेंज कितना आया उसके लिए, तो जितना बदला डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा कि भाई कितना वेवलेंथ चेंज हुआ है। और उसका फाइनली ये कट, एच कट, ठीक है। अब ये 10 जो है वो ऊपर जाएगा, तो 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 करेंगे, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 60 करते हैं तो 16.66% आंसर आएगा। और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार शांति से समझ लो। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं। मैं अपनी स्कूल के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता हूँ, एज़ वेल एज़ आपके जेई नीट लेवल में भी ये आ सकता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इस प्रकार के भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। खास करके ये फॉर्मूला को और ये हिपोथेसिस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लेंगे। यस बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स।